नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग। इतने सारे कोविड के टीके आ गए, पहले तो एक भी मुश्किल से मिल रहा था। इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई, ये टीके है क्या? लेकिन एक बड़ी खुशी की बात यह है कि सबसे पहला डीएनए आधारित टीका भारतीय कंपनी का अप्रूव हुआ है। जाइडस का जो टीका है, जाइकोव डी, जाइडस कंपनी का कोविड का, और डी यानी डीएनए, तो इसलिए उसका जाइकोव डी नाम है। हालांकि उसकी 3 डोज लेनी पड़ रही हैं और उसमें लेकिन सुई नहीं है, बहुत तेजी से उसमें इंजेक्शन, पानी की धार आती है, स्किन के नीचे जमा होती है। क्यों? ये कहते हैं जो सबक्यूटेनियस स्किन के नीचे का जो एरिया, मसल्स और स्किन के बीच का, उसमें सबसे ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इसलिए वहां पर ये वाला वैक्सीन जो है डाला जा रहा है। लेकिन बाकी भी हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा इसे भी समझ लेंगे। अब सबसे पहले तो यही है कि डीएनए आरएनए हम समझ लें। पहले हमारा कार्यक्रम है, आप जानते ही हैं, डीएनए आरएनए, यही तो हमारे जो कहते हैं ना पूर्वजों से चले आ रहे जो गुण, जितनी भी हमारी कहानी है वो इन्हीं में तो लिखी है। इन्हीं तो, ये तो जेनेटिक मटेरियल है जिसके अंदर हमारी सारी सूचनाएं हैं। अब इसी से सब तय होता है। जैसे बाल काले होंगे, भूरे होंगे, आंखें काली होंगी, नीली होंगी, तो ये जो डीएनए आरएनए तो ये हो गया। अब जो वायरस है उसमें या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है। वो जब हमारी कोशिकाओं से चिपकता है तो बाकी जो मशीनरी है वो हमारी इस्तेमाल करता है, मतलब अपना स्टीयरिंग ले आता है, बाकी इंजन पहिए सब हमारी लेता है। तो अब इसमें जो कोविड का वायरस है उसमें सारा खेल जो है, आपको पता है स्पाइक क्राउन्स है, तो ये जो स्पाइक है यही चिपकते हैं कोशिकाओं पे, और इसके चिपकने के बाद अपना जेनेटिक मटेरियल जो आरएनए है वो दे देता है। इस तरीके से संक्रमित हो जाते हैं। तो सारा खेल जो है वो स्पाइक्स को समझने का है। हमारा इम्यून सिस्टम इसी खोल को, जो स्पाइक्स कांटेदार जो खोल है उसको समझता है, उसे पढ़ता है, उसी के खिलाफ जो है इम्यून रिस्पॉन्स बनता है। तो जो भी ये जो स्पाइक प्रोटीन, एस प्रोटीन जो बोलते हैं, जितने भी टीके हैं वो इसी पे काम कर रहे हैं। मतलब ये स्पाइक प्रोटीन को पढ़ने में, इसके खिलाफ अपनी सेना तैयार करने में शरीर की मदद करते हैं, हमारी कोशिकाओं की मदद करते हैं। तो ये एस प्रोटीन जो है, जिससे आप पढ़ सकें कि स्पाइक्स कैसा होगा, उसको भेजने के कई सारे तरीके हैं। उन्हीं तरीके को अगर समझें तो वही टीके हैं। जैसे एक आपने पढ़ा होगा मैसेंजर आरएनए, सीधी सी बात है, मैसेंजर एमआरएनए संदेश ले जा रहा है। क्या संदेश लेके जा रहा है? ये जो एमआरएनए है ना, ये क्या करता है कि डीएनए में लिखा है क्या कि भाई ये वाला जीन है, तो ये उसे पढ़ता है, फिर राइबोसोमल आरएनए उसको बताता, वो उसके प्रोटीन बनाता, मतलब स्पाइक्स बना देता है, खोल बनाता है। तो ये एमआरएनए इन्होंने क्या किया, स्पाइक प्रोटीन का पढ़ लिया, जीनोम पढ़ा था ना, तो ये जीन पता लग गया, तो एमआरएनए सेल में डाल दिया। ये न्यूक्लियस में नहीं घुसता, जरूरत ही नहीं है ना, वहां तो डीएनए होता, तो ये साइटोप्लाज्म में रहता है। तो ये एमआरएनए गया, इसका पढ़ा, और तुरंत जो है खोल बनने शुरू, और वो जो खोल बनेंगे उनके खिलाफ हमारा इम्यून रिस्पॉन्स देगा, एंटीबॉडीज बनेंगे, डब्ल्यूबीसी वगैरह, ये सब जितना भी इम्यूनिटी से जुड़ी चीजें सब एक्टिव हो जाएंगी। और क्योंकि इसके अंदर तो वायरस है नहीं, तो वो तो बन गए, क्योंकि रीड किसे करना, खोल को ही करना, तो खोल से ही जो लॉक एंड की थ्योरी है ना वही है। तो सेम हमने खोल को रीड कर लिया, अब इनकी मेमोरी में है, जब असली वायरस आएगा तो ये एक्टिव हो जाएंगे और तुरंत उस पर हमला करके उसे खत्म कर देंगे। तो ये जो एमआरएनए टेक्नोलॉजी यही फाइजर की है। फाइजर ने क्या किया, लाइपोसोम्स के अंदर लपेट के, क्योंकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी उसी मटेरियल की, तो उसको पेनिट्रेट करना आसान है, तो बस इसमें डाल के एमआरएनए भेज दिया, किसका, एस प्रोटीन का, जिसमें संदेश था, और उसने ट्रेन किया, खूब सारे स्पाइक प्रोटीन बना दिए, उनके खिलाफ इम्यूनिटी हो गई। मॉडर्ना का भी यही है। इसको बस एमआरएनए वाली जो टेक्नोलॉजीज हैं इनको बहुत कम टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, -20 से -70, तो इस वजह से बड़ी मुश्किल है। और कहते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा है। हालांकि अभी इसराइल में जो नया रिसर्च है उसमें पता लगा सिर्फ 39% ही फाइजर का टीका प्रभावी है। अब ये कंपनियों के खेल हैं, चलते रहेंगे। खैर, अब दूसरी है वेक्टर। वेक्टर वाली क्या टेक्नोलॉजी है, जो हमारी कोविशील्ड में है। उसमें क्या है, स्पुतनिक में भी यही है, एक एडिनो वायरस जो
चिंपांजी में जुकाम खांसी करता है, वो ले लिया, उसको वेक्टर बना लिया। वेक्टर जैसे मलेरिया का वेक्टर क्या है? मच्छर। तो बस ये लेके आता ही हमें इन्फेक्ट नहीं करता। इसके अंदर उस वायरस का जो वही स्पाइक प्रोटीन उसका संदेश छुपा है, तो वो लेके आता है, सेल से चिपकता है, उसे डाल देता है, आरएनए है, और उसके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। अब इसके अलावा जो है एक सब यूनिट वैक्सीन भी आ गए कि एक पर्टिकुलर जो खोल है उसका जो है एक छोटा सा यूनिट ले लिया, उस खोल के उसके खिलाफ बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स आ गया। नो वैक्सीन करके है, वो भी जल्दी आ रहा है। जॉनसन एंड जॉनसन जो है वो भी उन्होंने भी अपना लॉन्च किया, उनका तो एक ही शॉट लेना होता, तो वो भी इसी तरीके का है, आरएनए ले जाते हैं और उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स होता। अब आती है बात डीएनए वाले की, जो दुनिया में बहुत से लोग बना रहे हैं, बहुत सी कंपनी बना रही है, लेकिन सबसे पहले हमारी कंपनी, भारतीय कंपनी ने इसको तैयार किया, जिसको अप्रूवल मिला। उसमें क्या है, जो डीएनए जिसके अंदर क्या है, कोड है स्पाइक प्रोटीन का, वो जाता है और वो न्यूक्लियस में पहुंचता है, फिर उसको आरएनए रीड करता है और उस तरीके के तमाम जो है स्पाइक प्रोटीन वाला खोल बनने शुरू होते हैं, जिसको हमारा इम्यून सिस्टम रीड करता है और फिर उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनती है। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो इसके फायदे क्या हैं? बनता बहुत तेजी से है। दूसरा, इसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स आ जाए, जो कि मैंने बताया सबकट होता है स्किन के नीचे, तो वो बहुत अच्छी तरह काम करता है। और टेम्परेचर कम है, मतलब 2 से 8 डिग्री पे सर्वाइव कर जाता। एमआरएनए वालों की तरह नहीं कि -70 पे रखना पड़े, कहाँ कोई रख पाएगा, इतना मुश्किल है। अब तीसरा हमारा जो कोवैक्सीन है, जिसको सच बताएं तो कुछ रिपोर्ट्स तो कह रही है बेस्ट वही है। पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो एक कहते हैं इनएक्टिवेटेड वायरस, एक वायरस जो बिल्कुल भी क्रियाशील नहीं है, मरा हुआ वायरस। इम्यूनिटी किसके अगेंस्ट बनती है? खोल के अगेंस्ट। तो सिर्फ खोल है, वो इंजेक्ट किया, वो डाला, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनी, और आप जो है कुछ भी वायरस आए, कैसा भी आए, खोल के अगेंस्ट तो बनी गई है, मेमोरी सेल पड़े हैं। तो जब भी कोई वायरस इन्फेक्ट करेगा तो जो हमारा कोवैक्सीन है उसमें वो खोल वाला जो टीका है वो लगता है, उसके अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी काम करती है। इसमें किसी तरीके का संक्रमण नहीं होता है। ये पुरानी टेक्नोलॉजी जो टीकों की थी, ये वही है। तो ये जो है, इसको कहा जा रहा है कि कितने भी ओमिक्रॉन जैसे जो भी आए हैं उनमें कुछ भी बदलाव हो जाए, उनके स्पाइक में ही तो चेंज हो रहा ना, स्पाइक प्रोटीन में, तो ये सबको रीड कर लेता है। अब आप सोचिए, देखिए वायरस तो होता है बहरूपिया, सब कुछ जो जितने भी टीके वो किस पे बन रहे हैं? स्पाइक प्रोटीन पे, एस प्रोटीन पे। यही है जो बदलता रहता है। जितने रूप बदले हैं उसमें सबसे ज्यादा म्यूटेशंस, बदलाव इसी में हुए हैं। इसका मतलब ये रूप बदलता रहेगा, नए टीके आते रहेंगे, आप हर बारी लगवाते रहेंगे। तो इस वजह से बूस्टर और वो सब की बातें चल रही हैं। हालांकि अभी तक आंकड़े ये बता रहे हैं कि जिन्होंने टीके लगवाए हैं उनकी इम्यूनिटी अच्छी है। और अब तो ओमिक्रॉन आ गया, ये तो जितनों को भी इन्फेक्ट कर रहा है, जो बचते जा रहे हैं, देखा जा रहा है कि उनमें इम्यूनिटी रहेगी। अभी एक पूरी दुनिया में, खास तौर से जितने भी वकील हैं, जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, ये सब मिलके अब एक कैंपेन चला रहे हैं कि बस करो भैया, ये टीके बहुत हो गए, अब लोगों में इम्यूनिटी बन रही है। मैं आपको, आप हमारे जो शॉर्ट्स डालते हैं उन्हें भी देखिए कि WHO ने किस तरीके से हर्ड इम्यूनिटी की डेफिनेशन बदल दी। और ये जो चीजें हैं, इसको समझना पड़ेगा कि हम एक ऐसी बीमारी से लड़ रहे हैं अब जिसके खिलाफ हमारे शरीर में शायद इम्यूनिटी आ चुकी है। तो अभी डरे हैं तो सबसे पहले क्या खोने को तैयार होते हैं? आजादी। वही तो हमने खो दी, घरों में छिपे हैं, लोगों को शक की नजरों से देखना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब बातें जो हैं ये चलती रहेंगी, लोग समझाएंगे। थोड़ा टीकों के बारे में हमारा मन किया कि आप समझिए एमआरएनए क्या है, डीएनए क्या है, खोल वाला क्या है, इनको समझ लीजिए। अब ये खोल वाला किसी तरीके के आपकी कोशिका में कोई बदलाव नहीं कर रहा है, आपके डीएनए वगैरह को नहीं छेड़ रहा है। दूसरे भी कह रहे हैं नहीं छेड़ रहे। कई लोगों को डाउट है कि ये जो मैंने बताया लाइपोसोम में रख के एमआरएनए भेजा जा रहा है, तो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा ये जो साइट जिसके जरिए ये घुसते हैं वो किस पे होती है?
मानवों के स्पर्म सेल्स में, जो शुक्राणु है उनमें होती है। तो कहीं टारगेट स्पर्म्स को टारगेट करने का तो इनका लक्ष्य नहीं है। अब ये बातें हैं, कई जाने, खैर वैक्सीन तक सीमित रहें, समझ लीजिए। उनका छोटा सा विज्ञान था, आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, आपसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब लेते हैं और नया सवाल जो है वो पूछते हैं। तो पिछली बार हमारी जो बात हुई थी मंगल ग्रह पे हुई थी, और सवाल भी यही था कि मंगल ग्रह जो है उसका जो एटमॉस्फेयर है उसकी कंपोजिशन क्या है। और इस बार भी अगर जवाब देखें तो सबसे पहले हारिस हुसैन साहब जो है, मोहम्मद हारिस हुसैन, उन्होंने ही दिया है। और उन्होंने जो लिखा है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है मंगल में 95.32% है, नाइट्रोजन 2.7% है, आर्गन 1.6% है, ऑक्सीजन 0.13% है, कार्बन मोनोऑक्साइड 0.08% है, और माइनर अमाउंट में पानी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नियॉन, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ऑक्सीजन, क्रिप्टॉन और जिनॉन है। यही हमारे दीनानाथ कुमार जी हैं, उन्होंने भी यही जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए 96% तक उसमें CO2 है। और हमने आपको बताया था मॉक्सी जो बैटरी के आकार का एक उपकरण भेजा, उसने इसी कार्बन डाइऑक्साइड से 5 ग्राम ऑक्सीजन बना ली। तो यानी 10-20 मिनट के लिए तो चली जाएगी। अब वहां जाके बना ली, यहां भी बना लेते। लेकिन जो भी है, शायद मंगल में हम, मंगल ग्रह पे ये जो ऑक्सीजन बनाने वाला एक्सपेरिमेंट है, ये अगर सही हो गया तो बहुत सी समस्याओं का हल मिल जाएगा। तो आज का सवाल आपसे पूछ लेते हैं, मंगल ग्रह से नहीं है। ऑप्टिक फाइबर, सब जगह बात होती है ना, ऑप्टिक फाइबर डल रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन जो है बहुत तेजी से आएगा, तेज स्पीड में। ये ऑप्टिक फाइबर टर्म ये किसने दी थी? ये किसने सबसे पहले ऑप्टिक फाइबर बोला था? किसने इस पे काम किया? मेरे हिसाब से तो उन्हें नोबेल मिलना चाहिए था, पर नहीं मिला। तो कौन है जिन्होंने ऑप्टिक फाइबर इसके बारे में बताया, ये नाम दिया? तो आज के लिए बस इतना ही, विदा लेते हैं, नमस्कार।